Jaspreet Singh, attorney at law, New York and California. Immigration, deportation, defense, appeals, family law ਅਤੇ bankruptcy ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। More than 17 years of legal experience. Jaspreet Singh, attorney at law. हाँ जी, आप सबको मेरी ओर से सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। मेरा नाम जसप्रीत सिंह अटॉर्नी एट लॉ है और मैं पिछले 23 साल से अमेरिका में इमिग्रेशन का काम कर रहा हूँ एज एन अटॉर्नी एट लॉ। और मेरे ऑफिसेज़ हैं न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में और कैलिफोर्निया में, फ्रीमॉन्ट, सैक्रामेंटो और फ्रिजनो में। तो हम प्राइमरीली इमिग्रेशन और फैमिली लॉ के केसों में डील करते हैं और इमिग्रेशन के तो हर आस्पेक्ट में ही डील करते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो इसलिए है कि मैं पंजाबी में तो वीडियोस करता रहता हूँ, अलग अलग पंजाबी चैनल्स पे भी आता हूँ। तो मेरे काफ़ी क्लाइंट हैं जो कि हिंदी स्पीकिंग हैं, जो कि हिंदी समझते हैं, पंजाबी नहीं समझते। तो उन्होंने मुझे जो है ये पुरज़ोर मांग की कि आप हिंदी में भी कोई वीडियो करें ताकि जो अमेरिका में इमिग्रेशन की चेंजेस आ रही हैं उनके बारे में हमें पता चल सके। तो उसके मद्देनज़र मैं ये वीडियो जो है आज की कर रहा हूँ। तो आज का जो मेन टॉपिक है भाइयों, वो है जो यूएस सिटीज़नशिप एक्ट ऑफ 2021 यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश हुआ है। सो ये जो एक्ट है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है, कौन आता है, कौन नहीं आता, और उसके बारे में कुछ और भी जो चेंजेस इमिग्रेशन में है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो एक्ट है ये प्रेसिडेंट बाइडन जिस दिन प्रेसिडेंट बने उन्होंने ये यूएस हाउस और सेनेट को बोला कि आप इमिग्रेशन का जो रिफॉर्म बिल है वो एक लेके आओ और उसमें क्या क्या हो उसकी उन्होंने उनको गाइडेंस भेजी। तो उसी को फर्दर जो हुआ करते हुए हाउस में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ और सेनेट में भी हो रहा है। इस बिल का नाम है यूएस सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2021। इसकी जो मेन प्रोविजंस हैं उसमें जो एक तो ये है कि इसमें जो यहाँ ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, वर्क परमिट नहीं है, उनके पास H1 वीज़ा नहीं है या ऐसे वीज़े नहीं है, वैसे ही रह रहे हैं यहाँ, उनकी गिनती ऑलमोस्ट 11 मिलियन के आसपास है। उनको ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप देने के लिए इसमें जो है वो एक प्रोविज़न रखा गया है। इसमें एक नई कैटेगरी बनाई गई है जिसका नाम है लॉफुल प्रोस्पेक्टिव इमिग्रेंट स्टेटस, उसको बोलते हैं LPI स्टेटस। तो LPI जो स्टेटस है वो क्रिएट किया गया है। उसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति अमेरिका में जनवरी 1, 2021 से पहले एंटर हुआ है और वो यहाँ रह रहा है वो इसके अंडर अप्लाई कर सकेगा और उसको ये स्टेटस 6 साल के लिए मिलेगा और फिर एक बार न्यू होगा 6 साल के लिए। तो जब उसको 5 साल हो जाएंगे स्टेटस में तो वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेगा और उसमें उसको बैकग्राउंड जो चेक है वो उसके अप्रूव होने चाहिए, उसको टैक्स देने पड़ेंगे, फ़ाइन देना पड़ेगा और वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेगा। जब भी उसको ग्रीन कार्ड मिलेगा उसके 3 साल बाद उसको सिटीजनशिप जो है वो मिल सकेगी। तो इसके अंदर कोई भी व्यक्ति एलिजिबल है जो कि जनवरी 1, 2021 से पहले अमेरिका में है। इसमें कुछ ऐसे लोग भी एलिजिबल होंगे जिनको ट्रंप के कार्यकाल के दौरान डिपोर्ट किया गया अमेरिका से, जिनको 2017 से लेके 2020 तक डिपोर्ट किया गया, उनको भी ये LPI स्टेटस मिलेगा अगर वो डिपोर्ट होने से पहले अमेरिका में 3 साल रहे थे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ 3 साल रहा और उसको 17 और 20 के बीच में डिपोर्ट किया गया वो इसमें कवर होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 3 साल नहीं रहा, जैसे 18 में आया और 19 में डिपोर्ट कर दिया गया, वो इसमें कवर नहीं होगा। तो उसके अलावा इसमें ये बताना ज़रूरी है कि इसमें कौन कवर नहीं होगा, कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको के और ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो ये अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उनमें सबसे पहले तो हैं ग्रीन कार्ड होल्डर्स। जिनके पास ग्रीन कार्ड है अमेरिका में वो ये अप्लाई नहीं कर सकते और वो उनको ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये तो ग्रीन कार्ड देने के लिए है, जिसको ग्रीन कार्ड है उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरे हैं असैली। असैली का मतलब है कि जिसका असैलम का केस पास हो गया है। जिसका असैलम का केस पास हो गया वो 1 साल बाद असैली ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, वो भी इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि जिनके पॉलिटिकल असैलम के केस चल रहे हैं, जिन लोगों के अभी केस पेंडिंग है, चाहे वो असैलम ऑफिस में पेंडिंग है, चाहे वो केस यहाँ किसी भी इमिग्रेशन कोर्ट में पेंडिंग है, अपील में है, वो ये स्टेटस अप्लाई कर सकेंगे।
सिर्फ वो ही नहीं करेगा जिसका पास हो गया, जिसका केस अभी चल रहा है वो ये अप्लाई कर सकेगा इसके अंडर, तो और उसको ये स्टेटस मिलेगा। तीसरे वो हैं जिनके पास नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा मतलब H1 स्टेटस है, या उनके पास L1 स्टेटस है, या F1 स्टूडेंट स्टेटस है। जिनके पास वैसा जहाँ R1 है, अगर वैसे वैलिड वीज़े हैं तो वो भी ये स्टेटस अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो उनको उनके वीज़े की तरफ से जो ग्रीन कार्ड है, इस एक्ट में ऐसी जो प्रोविजंस हैं कि उसको ज़्यादा फास्ट और बेटर किया जाएगा, लेकिन ये जो कैटेगरी है इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। बाकी डिटेल जो है जैसे जैसे ये एक्ट पास होगा तो पता चलेगी, तो फिर आपको बताएंगे। इसके अलावा जो लोग अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हैं, जैसे किसी टेररिज्म वगैरह में इन्वॉल्व हैं, वो भी नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा जो क्रिमिनल्स हैं, जिनके ऊपर एग्रेवेटेड फैलनी लगी है, या जिनके ऊपर संगीन जो है क्रिमिनल केस चल रहे हैं या कन्विक्शन हुई है, वो भी नहीं कर सकेंगे। जो चाइल्ड अब्यूज़र हैं, जिन्होंने बच्चों को अब्यूज़ किया, वो भी नहीं कर सकेंगे। और इसके अलावा जो एलियन स्मगलिंग में जिनका नाम आता है, जिनके ऊपर चार्ज लगा है कि उन्होंने किसी को इलीगल तरीके से यहाँ एंटर करवाया है, वो भी नहीं इसमें जो है वो शामिल हो सकेंगे। और इसके अलावा बाकी तकरीबन जो और सारी कैटेगरी के लोग इसमें शामिल होंगे। और शर्त यही है कि 2021 जनवरी से पहले वो व्यक्ति अमेरिका में हो, उसको ये अप्रूव करने के लिए अपनी जो है डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। जैसे उसको अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हो गए, जिसमें कि उसका पासपोर्ट की कॉपी हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या उसका जहाँ रहने का जो भी है उसका प्रूफ के साबित कर सके कि यहाँ रह रहा है, वो दिखाना पड़ेगा। बेस्ट डॉक्यूमेंट तो इमिग्रेशन के ही हैं। किसी ने कोई केस अप्लाई किया इमिग्रेशन का, चाहे किसी ने शादी का किया, किसी ने असैलम का किया, किसी ने कोई किया, वो केस चाहे फेल हो गया लेकिन वो प्रूव करता है कि वो यहाँ पे था, तो वो उसको वो सारा दिखाना पड़ेगा, उसकी एक लिस्ट आएगी। और इसके अलावा इस एक्ट में जो डाका के अंडर बच्चे आते हैं वो हैं जो कि यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड अपने पेरेंट्स के साथ आए थे, यहाँ कॉलेज गए, स्कूल गए, और जो प्रेसिडेंट ओबामा ने डाका प्रोग्राम शुरू किया उसमें उन्होंने एनरोल किया, उनको वर्क परमिट मिला। वो प्रोग्राम जो था वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एंड कर दिया। उसके बाद वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने स्टे किया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको ट्रंप ने जो एंड किया वो गलत तरीके से किया, तरीका ठीक नहीं था, तो उसको दोबारा रीइंस्टेट कर दिया। वो जो प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम में जो लोग हैं उनको ग्रीन कार्ड राइट अवे मिलेगा, उसको 5 साल वेट करने की जो ज़रूरत है वो नहीं है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर यहाँ वर्कर हैं जो कि एग्रीकल्चर वीज़े पे हैं, तो वो भी यहाँ इस पे ग्रीन कार्ड ले सकेंगे, उनको 5 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जिनके पास TPS स्टेटस है, वो है टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस, उसमें जो है वो भी अप्लाई कर सकेंगे, उनको 5 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट अवे ग्रीन कार्ड। उसमें हमारे इंडिया के लोग नहीं हैं, कुछ और कंट्रीज़ हैं जैसे लाइबेरिया हो गया या कोई और मुल्क। तो इसके अलावा इसमें यह भी एक जो प्रोविज़न है कि जो असैलम के केस यहाँ अप्लाई होते हैं उसमें विदिन 1 ईयर करना पड़ता है असैलम। अगर साल के अंदर आप आए ना करो तो फिर असैलम नहीं मिलेगा आपको, विद होल्डिंग ऑफ रिमूवल या प्रोटेक्शन अंडर कैट जैसी रिलीफ मिलती है, उसमें ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, आप यहाँ रह सकते हो, वर्क परमिट मिलता है। लेकिन अगर आप असैलम अप्लाई करते हो, असैलम में आपको यहाँ रहने के लिए ग्रीन कार्ड जो है असैलम अगर पास होता है तो मिलता है। तो इसमें वो एक रखी गई है प्रोविज़न के असैलम कोई भी व्यक्ति वो साल के ऊपर भी अप्लाई कर सकता है। अगर किसी को आए को साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वो भी असैलम अप्लाई कर सकेगा, इसमें ऐसी प्रोविज़न है। इसके अलावा इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से डिपोर्ट होता है तो उसके ऊपर 10 साल की बार लगती है या 5 साल की बार लगती है। अगर कोई आदमी यहाँ 6 महीने से ज़्यादा ओवरस्टे करता है और डिपोर्ट होता है तो उसके ऊपर 10 साल की बार लग जाती है। वो जो बार 10 साल की लगती है कि अमेरिका 10 साल एंटर नहीं हो सकता या 5 साल की, वो बार को इसमें ख़त्म किया गया। तो जो अगर ये बिल पास होता है तो वो बार नहीं लगेगी। इसके अलावा इसमें एक और प्रोविज़न है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है कि जो फैमिली इमिग्रेशन के केस जिन्होंने अप्लाई किए हैं, जैसे किसी ने US सिटीज़न ने अपने भाई बहन के लिए अप्लाई किया, माँ बाप ने अपने मैरिड बच्चों के लिए अप्लाई किया जो माँ बाप सिटीज़न हैं, या किसी ने ग्रीन कार्ड होल्डर ने अपने अनमैरिड बच्चे के लिए अप्लाई किया, तो ऐसी कैटेगरीज़ में बहुत टाइम लग रहा है। जो भाई बहन की कैटेगरी है उसमें तो 15 साल लग रहे हैं। तो इसमें उन कैटेगरीज़ का जो वीज़ा नंबर्स होता है उसको काफ़ी इंक्रीज़ किया गया ताकि इसमें वेट टाइम कम हो जाए, जल्दी आ जाएँ। और एक इसमें यह भी लिखा गया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि अगर किसी ने किसी कैटेगरी में किसी का अप्लाई किया और उसको अप्रूवल हुई को 10 साल हो गए,
कि 10 साल से ज़्यादा केस अप्रूव हुए को हो गए पेंडिंग है तो वो यहाँ आ सकेंगे, काम कर सकेंगे, उनको यहाँ ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो ये भी एक बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चेंज है, क्योंकि नहीं तो कई लोगों को 15-16 साल हो गए वेट करते हुए। तो अब इसमें किसी को भी 10 साल से ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 साल से ज़्यादा लग रहे हैं किसी वजह से तो यहाँ आ सकेगा। इसके अलावा जो और कैटेगरीज़ हैं, जैसे H1 वगैरह की कैटेगरी है, जहाँ उनमें भी काफ़ी जो है वो चेंजेस हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा उसको इम्प्रूव किया गया है, उसमें काफ़ी जो है बेटर किया गया है। और लेकिन ये जो बिल है अभी वो रखा गया है, पेश हुआ है, अभी पास नहीं हुआ। तो पास होने के लिए इसको टाइम लगेगा, और ये बिल पहले अब हाउस में हुआ है, फिर सेनेट में भी होने जा रहा है। तो नॉर्मली जो भी यहाँ बिल पेश होता है वो पहले हाउस में जब पेश होता है तो हाउस की जो जुडिशरी कमेटी है उसके पास जाता है, ऐसे ही सेनेट की जो जुडिशरी कमेटी है उसके पास जाता है। वहाँ उस कमेटी में दोनों पार्टीज़ के जो हैं वो मेंबर्स होते हैं, उसमें रिपब्लिकन भी होते हैं, डेमोक्रेट भी होते हैं, पर जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका चेयरमैन होता है कमेटी का। तो वो कमेटी इसको डिस्कस करती है, कई बार वो हियरिंग्स भी करती है, वो कई बार सब कमेटी भी बना देते हैं। तो उसमें जो सहमति करने की ज़रूरत की जो है वो कोशिश की जाती है, और उसमें जो मेंबर्स हैं वो अपनी जो अमेंडमेंट्स होती है वो भी रखते हैं। अगर कोई मतलब किसी मेंबर को किसी इसकी प्रोविज़न पे इतराज़ है, या वो उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है, या उसकी पार्टी को इतराज़ है, तो उसमें वो अमेंडमेंट रखता है। तो जब वो बिल क्लियर होके वहाँ से ओके होता है तो फिर वो पूरी जो हाउस है या सेनेट है उसके फ्लोर पे जाता है वोटिंग के लिए। तो सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। अगर हाउस का और सेनेट के बिल में फ़र्क है तो उसकी फिर रिकन्सिलेशन होती है, जॉइंट मीटिंग भी होती है दोनों हाउसेस की। तो जब ये दोनों हाउसेस से अप्रूव होके प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट साइन करता है, फिर ये लॉ बनता है। तो ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी इसके ऊपर जो है जुडिशरी कमेटी में जाएगा, वहाँ मीटिंग्स होंगी, हियरिंग्स होंगी, इसको टाइम लगेगा, और इसकी विरोधता भी होगी, क्योंकि जैसे आपको मालूम ही है कि यहाँ जो रिपब्लिकन पार्टी के कई लीडर हैं वो इमिग्रेशन के बहुत ख़िलाफ़ हैं, ख़ास करके वो लोग जो कि ट्रंप के बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं। तो वो इसको अपोज करेंगे। वो ये भी बोलेंगे कि ये एमनेस्टी है, कि इससे तो अमेरिका के दरवाजे खुल जाएंगे, 1 मिलियन आदमी बॉर्डर पे आके बैठ जाएगा, तो इसमें बड़ा नुकसान होगा, जो कि असलियत नहीं है। असलियत ये है कि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि एमनेस्टी या अमेरिका का कोई इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, बल्कि जो लोग यहाँ 11 मिलियन रह रहे हैं उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया बड़े सालों से, वो तो अमेरिका की इकॉनमी में हेल्प कर रहे हैं। उनका बेचारों का तो यहाँ ऐसे काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, कार वॉश पे काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, वो और कोई करता ही नहीं है। तो उनसे तो इकॉनमी को फ़ायदा है। अगर उनको यहाँ वर्क परमिट मिलेगा, आने जाने की परमिशन मिलेगी, तो इकॉनमी ऊपर जाएगी। वो अपने बैंक अकाउंट खोलेंगे, उसमें पैसा रखेंगे, टैक्स देंगे, कोई चीज़ खरीदेंगे, कोई मतलब गाड़ी लेंगे, अपार्टमेंट लेंगे, घर लेंगे, तो उसमें इकॉनमी को फ़ायदा होगा। दूसरा, जो बच्चे हैं डाका वाले, जो डाका के अंडर हैं, वो हैं जो कि बड़ी छोटी उम्र में यहाँ आए, यहीं स्कूल गए, यहीं कॉलेज गए, यहीं जॉब कर रहे हैं। उनमें कई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, अकाउंटेंट्स हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको तो किसी और मुल्क के बारे में पता ही नहीं है, वो तो यहीं पर ही बड़े हुए हैं। तो उनको यहाँ से कहाँ भेजना है? अगर उनको यहाँ डिपोर्ट करोगे तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो अगर उनको ग्रीन कार्ड मिलता है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होगी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर वर्कर हैं वो भी यहाँ इकॉनमी की, अमेरिका की इकॉनमी की मदद कर रहे हैं। खेतों में काम करना आप सबको मालूम ही है कितना मुश्किल है। तो जो बेचारे खेतों में काम करते हैं, यहाँ जो है वो प्रोड्यूस जो है वो अलग अलग चीज़ें करते हैं, और वो प्रोड्यूस हमारे स्टोरों में जाती है, जहाँ एक्सपोर्ट होती है, तो उससे अमेरिका की इकॉनमी चलती है। तो उनको भी ग्रीन कार्ड मिल जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अलावा जो बाकी सैलम वालों के लिए जो भी प्रोविज़न है वो भी क्योंकि जो सैलम के लिए आता है किसी को पता ही नहीं है कि साल के अंदर करना है। जहाँ कोई बीमार हो गया, या वैसे मिस हो गया साल के अंदर डेडलाइन, तो अगर मतलब बाद में भी करे तो किसी को क्या इसमें प्रॉब्लम होगी। तो इसमें कुल मिला के कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। लेकिन कुछ लोग जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ होते हैं वो इसको ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसकी वजह से इसकी विरोधता होगी, हाउस में भी होगी, सेनेट में भी होगी। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि ये बिल किस रूप में पास होगा, कि ये इसी रूप में होगा कि इसमें कुछ चेंजेस होंगी, या ये भी हो सकता है कि ये बिल ऐसे पास ना हो, ये पीसेस में पास हो। जैसे डाका के जो बच्चों की प्रोविज़न है वो अलग पास हो, जो एग्रीकल्चर वर्कर है उनका अलग बिल पास हो, ऐसे इसको कई जो छोटे छोटे बिलों में इसको बांटा जाए, ये भी हो सकता है। तो ये देखने वाली बात है। अभी तो रखा गया है, अभी पास नहीं हुआ। तो मेरी सुनने वालों को यही बेनती है कि अभी ये ना समझें कि अमेरिका में अब सारे पक्के हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। वो तो एक लॉ भी जो है वो शुरू हुआ है प्रोसेस। तो क्योंकि अभी मेजॉरिटी है डेमोक्रेटिक पार्टी की हाउस में, सेनेट में, हमें लगता है कि पास होने की उम्मीद है।
लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो जब होगा तो बताएंगे। बाकी ये है कि हम अपने इस चैनल के राही हर हफ्ते आपको अपडेट इसके बारे में भी देंगे, जो और चेंजेस होंगी उनके बारे में भी देंगे कि ये कहाँ जा रहा है। सो उम्मीद करते हैं कि ये पास हो, पर अभी हुआ नहीं, अभी तो रखा है, तो देखेंगे कि ये मतलब कैसे पास होता है, या इसमें से क्या निकाला जाता है, क्या रखा जाता है, वो टाइम बताएगा। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट आपसे करनी है वो आइस के बारे में है कि जो आइस है वो आपको मालूम ही है कि यहाँ अमेरिका में ऐसी एजेंसी है जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग यहाँ पे हैं उनको पकड़ती है और जिनके ऊपर डिपोर्टेशन लगी है उनको डिपोर्ट करती है। तो वो जो आइस है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर उसको काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी थी, काफ़ी ज़्यादा उसका खौफ था, डर था लोगों में, और उसने काफ़ी लोगों को डिपोर्ट भी किया, डराया भी। तो उस आइस को अब इन्होंने रेगुलेट किया है। जो आइस के एक्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ डायरेक्शंस जारी किए हैं कि किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना। उसमें उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई हैं कि इन 3 कैटेगरी के लोगों को पकड़ो, बाकी को जो है वो यहाँ अमेरिका में मत पकड़ो, मत डिपोर्ट करो। तो जो लोगों को उन्होंने बोला है कि पकड़ो और डिपोर्ट करो, उनमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है कि जो लोग अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हैं, ऐसे लोग जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं या कोई किसी फॉरेन कंट्री के एजेंट है, ऐसे लोगों को पकड़ के आइस डिपोर्ट कर सकती है। दूसरे हैं जो अमेरिका की बॉर्डर सिक्योरिटी के खिलाफ हैं, जैसे कि जो भी आदमी यहाँ इलीगल तरीके से नवंबर 1, 2020 के बाद एंटर हुआ है, जो उसके बाद आया, उसको भी डिपोर्ट किया जा सकता है। पर जो लोग 2020 से पहले से यहाँ रह रहे हैं और कोई क्राइम वगैरह नहीं किया, उनको नहीं डिपोर्ट किया जाएगा। तीसरा है ऐसे लोग जो कि अमेरिका की जो पब्लिक सेफ्टी है उसके लिए ख़तरा है। वो हैं जिन्होंने यहाँ क्राइम किए हैं, जैसे कोई ऐसा आदमी जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर कोई जो संगीन क्रिमिनल मतलब केस चल रहा है, जो कि चाइल्ड अब्यूज़र है, या उसके ऊपर कोई एग्रेवेटेड फेलनी लगी है, जो कि किसी बड़े सीरियस क्रिमिनल मैटर में जो है वो जेल में है, ऐसे लोगों को भी आइस डिपोर्ट करेगी। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनको आइस नहीं डिपोर्ट करेगी। उसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ गैर कानूनी तौर से 2020 नवंबर से पहले रह रहा है और उसके ऊपर सिर्फ यही चार्ज है कि डिपोर्टेशन लगी है, जहाँ उसके पास इमिग्रेशन का यहाँ कोई स्टेटस नहीं है, कोई वर्क परमिट नहीं है, ग्रीन कार्ड नहीं है, वैलिड स्टेटस नहीं है, या ओवर स्टे हो गया, अगर उसने कोई क्राइम नहीं किया, उसने कोई जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है, जहाँ वो किसी और जो गैर कानूनी कार्रवाई है, जैसे कोई बैंक फ्रॉड हो गया या क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं है, तो उसको डिपोर्ट अब आइस नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर जो आइस है उसको आदेश थे कि जो भी अनडॉक्यूमेंटेड है उसको पकड़ के अंदर करो, जिस पर डिपोर्टेशन लगी है उसको डिपोर्ट करो, क्योंकि वो सारे जो थे जो उनकी पॉलिसी थी वो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी। सो ये एक बहुत बड़ी जो है वो चेंज है जो कि आई है, और आते समय में और भी चेंजेस आएंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि असैलम वालों के लिए जो यहाँ बॉर्डर पे आते हैं उसमें भी कुछ चेंजेस की गई हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने असैलम कोऑपरेटिव एग्रीमेंट्स की थी 3 मुल्कों के साथ, जिनमें था ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर और होंडुरास। इन मुल्कों के साथ और प्लस मैक्सिको में स्टे इन मैक्सिको पॉलिसी थी। उसमें उन्होंने ये बोला था कि जो भी आदमी जहाँ आता है उन मुल्कों से, वो पहले उसको वहाँ भेजो और वहाँ केस अप्लाई करे, अगर नहीं पास होता तो आए, नहीं तो वहीं से डिपोर्ट हो जाए। तो जिन लोगों को वहाँ भेजा उन मुल्कों में, जैसे ग्वाटेमाला में भेजा, वहाँ लोग जो है वो सारे डिपोर्ट हुए। और स्टे इन मैक्सिको पॉलिसी के तहत जो लोग मैक्सिको में आए उनको वहीं रखा गया, वहीं वो खेतों में काम करते हैं और वहीं से असैलम अप्लाई किया, अभी तक उनका कुछ नहीं बना, वो वहीं पे बैठे हैं। तो उनको अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने वो तीनों एग्रीमेंट्स जो की थी वो कैंसिल कर दी हैं, उनको रिवोक कर दिया है। अब जो भी असैलम करेगा उसको अमेरिका में एंट्री जो है वो सरकार देगी, और उसी तहत उन्होंने 25,000 लोगों को एंट्री दी है जो कि 1.5-2 साल से मैक्सिमम को में बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ी चेंज है, इससे राहत मिलेगी। और जो पहले पॉलिसी थी ट्रंप की कि फैमिली जो है उसको सेपरेट करो, कि बच्चों को माँ बाप से अलग करो, वो भी इस एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़त्म कर दी है। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि पहले क्या हुआ कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान तकरीबन 5,000 लोग यहाँ अमेरिका में आए जो कि फैमिली के साथ आए, तो उनको बच्चों को माँ बाप से अलग किया गया। उनमें से 1,000 अभी तक भी ऐसे हैं जिन बच्चों को अपने माँ बाप नहीं मिल सके, वो पता नहीं माँ बाप कहाँ हैं, डिपोर्ट हो गए। तो अब जो पॉलिसी ये है कि अगर कोई फैमिली यहाँ आएगी, बच्चों के साथ आएगा, बच्चे छोटे हैं, तो उनको माँ बाप से अलग नहीं किया जाएगा, उनको जो है वो इकट्ठा रखा जाएगा।
और उनको रिलीज़ भी किया जा सकता है। जैसे पिछले हफ्ते हमारे पास एक केस था, वो फैमिली आई तो उनका भाई जहाँ था उसने स्पॉन्सर किया तो उनको 5-4 दिन में उसकी कस्टडी में छोड़ दिया, तो उनको लग नहीं किया। सो ये पॉलिसी है। लेकिन इसका मतलब भाइयों ये नहीं है कि जो यहाँ की इमिग्रेशन के दरवाजे खुल गए हैं, जो मर्जी आएगा उसको एंट्री मिलेगी, ये बिल्कुल नहीं है। तो सभी को ये निवेदन है, विनती है कि इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके एजेंटों के थ्रू मत आएँ, क्योंकि इसमें ख़तरा भी है, सख्ती भी है। तो अगर आएंगे तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, कोई गारंटी नहीं है कि बॉन्ड होगा, सरकार छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। तो जो रिलीफ है वो जहाँ तो फैमिली जो बच्चे हैं उनके लिए है, जहाँ जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं शांति से, जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, उनके लिए है। तो जो नए लोग आएंगे उनके ऊपर सख्ती हो सकती है, उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से सख्ती काफ़ी कम है। जो ट्रंप के वक्त पॉलिसीज़ थी ज़ीरो टॉलरेंस की, वो अब नहीं है। लेकिन फिर भी यही बेनती है कि गैर कानूनी तरीके से मत आओ, जो लीगल इमिग्रेशन है उससे उसके मुताबिक आओ। बाकी ये जो वीडियो चैनल है इस पे हम आपको हर वीक जो है वो अपडेट देंगे कि जो कानून बन रहा है उसमें क्या क्या आगे हो रहा है, और कोई जो इमिग्रेशन में क्या चेंजेस आ रही हैं, चाहे वो इमिग्रेशन की कोई भी कैटेगरी हो। बाकी मेरा नंबर है 9179154142। मेरे न्यूयॉर्क ऑफिस का नंबर है 7185338444। कैलिफोर्निया के ऑफिस का नंबर है 5106576444 और ईमेल है jpsinghattorney@gmail। तो इन नंबरों पे फ़ोन कर सकते हो। बाकी ये वीडियो के नीचे जो है वो अगर आप अपने सवाल कोई जो है वो मुझे छोड़ेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप लिखो तो आपको उसका आंसर मिलेगा। और बाकी इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और मैं हर वीक आपको जो अमेरिका की इमिग्रेशन के संबंधी जो भी चेंजेस आएंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, उसके बारे में जो वीडियोस है वो अपलोड करता रहूँगा। इसके साथ ही अब समय हो गया आपसे आज्ञा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद।